मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी भारतीय वायुसेना के अंदर ग्रुप सी की, और वो भी कलर की। और कलर भी कहां पे बनाना है आपको, डायरेक्ट बहुत बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं एयरफोर्स के, उसके अंदर। देखिए मैं बताऊंगा आपको कितने बेहतरीन जगह जगह पे आपको कलर बनाया जाएगा, उसके आपको पोस्ट में दिखाऊंगा अभी जस्ट इसके बारे में। ये देखो वैकेंसी है, ये वैकेंसी के अंदर आपको पूरी डिटेल एक्स वाई जेड कैसे फॉर्म बनना है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, एक सर्विसमैन के लिए क्या मांगा है, सब के लिए बताऊंगा। इसमें पेमेंट क्या रहेगी, तनख्वाह क्या रहेगी, सारी डिटेल बताऊंगा। इससे पहले मैं बता देता हूं आपको इसके अंदर पोस्ट क्या क्या है, मतलब कहां पे आपको नौकरी मिलने वाली है। तो उसके लिए चलते हैं अपन। सबसे पहले ये कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया है employmentnews.gov.in के थ्रू आया है ये, मतलब कि तो इसमें क्या है, इसमें देखो आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूं। आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हिसाब से पिक्सल्स में बनाया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं ये। बाकी में इसका जो ऑफिशियल ये जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप डाउनलोड भी कर लेना इसका, ये ऑफिशियल है। ये मिल रहा है पहले जो आपको पोस्ट है वो कहां कहां मिल रही है, देखो मैं बता रहा हूं। इसमें आपको, इसमें जो दे रखा है मैं आपको बता देता हूं। एओसी में, और एओसी कानपुर अलग अलग जगह पे दे रखा है, जैसे कि एओसी स्टेशन पे दे रखा है। एओसी का मतलब क्या होता है, एयर ऑफिसर कमांडिंग। एयर ऑफिसर कमांडिंग का मतलब ये होता है कि उस स्टेशन का, जैसे कि मान लो आप जोधपुर या जैसलमेर या कोई भी जगह जहां जो आपका नियरेस्ट है, कानपुर है, या फिर जहां पे भी जो एयरफोर्स स्टेशन है उसका पूरे का मतलब पूरे एयरफोर्स स्टेशन का जो सबसे हेड होता है वो होता है एओसी। तो एओसी है वहां का, तो आपको एओसी के ऑफिस के अंदर जो मिलेगी। दूसरी आपको मिलेगी सीओ। सीओ क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टेशन है, उस स्टेशन में एयरक्राफ्ट भी होंगे, मतलब लड़ाकू विमान भी होंगे, उस स्टेशन के अंदर मिसाइलें भी होगी, रडार भी होगा, अलग अलग सिस्टम होंगे। तो हर सिस्टम के लिए अलग से एक यूनिट होती है। उस यूनिट का क्या होता है, एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसको संभालने के लिए एक सुप्रीम पावर होती है, तो उसको बोला जाता है सीओ। तो सेकंड आपको मिलने वाली है सीओ के ऑफिस में, ठीक है। और आपको दे भी रखा है इसमें कहां कहां पे दे रखा है, चेन्नई दे रखा है, कानपुर दे रखा है, पुणे में दे रखा है, गुजरात में दे रखा है, महाराष्ट्र में भी दे रखा है, मध्य प्रदेश में दे रखा है, कानपुर में दे रखा है, बेंगलोर में दे रखा है, चेन्नई में दे रखा है, बेंगलुरु उत्तर प्रदेश। और ये जो नौकरियां हैं जहां जहां पे आपको ये मिल रही है, वहां पे ये 99% क्या रहेगा, चांसेस ये रहेगा कि वहां पे आपको परमानेंट रहेगी, मतलब आपको वहां से चेंज नहीं किया जाएगा। जहां पे आपकी एक बार पोस्ट आ गई वहीं पे रहेगी। इसमें देखिए पोस्ट कैटेगरी वाइज भी है, क्योंकि ये क्या है, इसमें आपको अलग अलग रिजर्वेशन भी मिला हुआ है। यूआर को, जनरल को, ओबीसी को, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, और जो अन्य है ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी, सबको इसमें रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो सबके लिए अलग अलग सीटें हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको चेक कर लेना नोटिफिकेशन को। इसमें जो आयु सीमा बोली गई है, आयु सीमा है वो 18 से 25 बोल रखी है कि 18 से 25 वर्ष है। और आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि को आयु की गणना की जाएगी, मतलब कि जो अंतिम डेट है इसके अंदर 1 जून है, मतलब अपन देख लेंगे वो क्या है, वो पूरी डिटेल में दिखा दूंगा को कौन सी लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की। तो वो जो लास्ट डेट होगी उसी को आपकी उम्र काउंट होगी कि भाई आपकी एज क्या हुई है। 3 वर्ष का छूट मिला है किसको, ओबीसी को मिला है। 5 वर्ष का छूट मिला है किसको, एससी एसटी को। 5 वर्ष का एससी एसटी को, 3 वर्ष का इसमें, मतलब 25 और 3 हो जाएगा, और 25 ये 5 हो जाएगा। 10 वर्ष का छूट मिला है किसको, दिव्यांग को, ठीक है। एयरफोर्स में मतलब कि ये सबसे तगड़ी जगह है जहां पे फिजिकल जो अनफिट लोग हैं उनको भी यहां पे भर्ती किया जाता है। ये सबसे बेस्ट चीज है इसके अंदर। जनरल में अगर जा रहे हो, एससी एसटी और ओबीसी वाले जनरल में अगर जा रहे हो, तो आपको इसमें आयु के प्रति कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर जनरल का आपको में जाना है आपको, तो आयु में आपको छूट नहीं मिलेगी। आप जनरल कोटे से जाइए और वहां पे सिलेक्शन लीजिए, चाहिए आपको वहां पे मतलब कि पूरी पॉसिबिलिटी है, हर कोई दूसरे कोटे में जा सकता है, बस आपको जनरल बन के ही जाना पड़ेगा। विभागीय कर्मचारी यूआर के लिए 40 वर्ष तक, मतलब विभागीय का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी एयरफोर्स में है उनको क्या है, वो जो जनरल का है उनको 40 वर्ष तक, और एससी एसटी के लिए 45 वर्ष तक इसका फॉर्म जो है वो भर सकता है। अब बात करते हैं इसके पेमेंट की, मतलब तनख्वाह क्या रहेगी। तो इसमें देखिए एलडीसी में आपको 7 जो ये 7 पे कमीशन है, इसके अनुसार
लेवल 2 के ऊपर रखा गया है, मतलब पे लेवल का आपको लेवल 2 के ऊपर रखा गया है। इसमें देखिए आपको 3 प्रकार की आपको पोस्ट मिलेगी। तो पहली जो पोस्ट है वो है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी एयरफोर्स के अंदर एक्स और वाई 2 ग्रुप होते हैं, आपने देखा होगा। ऑलरेडी एयरफोर्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक तो होता है एक्स ग्रुप और दूसरा होता है वाई ग्रुप। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं कि आप क्या काम करोगे वहां पे जाके। तो एक तो होगा अक्स ग्रुप। अक्स ग्रुप का क्या होता है, ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है या मिसाइलें हैं और रडार वगैरह, तो इनको क्या जो संभालने का जो काम होता है, मतलब टेक्निकल जो काम होता है, टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी टेक्निकल काम होता है ना, वो ये लोग संभालते हैं, अक्स ग्रुप वाले। अक्स ग्रुप वाले क्या संभालते हैं, टेक्निकल काम। और इसके अंदर अब बचे अपने आप लोगों के, आपने देखा होगा कि इसमें वाई ग्रुप भी लिया जाता है। तो वाई ग्रुप क्या संभालता है, जो नॉन टेक्निकल काम है वो संभालता है। तो 9 वाई ग्रुप वाला क्या करता है, वाई ग्रुप वाला आपका ये जो कलर का काम ये भी संभालता है, एक कलर का काम भी संभालता है। इसके साथ में बहुत उसके टास्क है, जैसे कि मान लो एटीसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसको भी ये वाई ग्रुप वाला ही संभालता है। अभी बात ये आती है कि आपको सी वाले को अलग से क्यों लिया गया है, ग्रुप सी को क्यों लिया गया है कलर के लिए। तो कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा डिमांड आ जाती है, मतलब एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, तो उसमें परमानेंट एम्प्लॉय ले रहे हैं अभी, मतलब अग्निवीर के जैसे नहीं ले रहे, इसमें परमानेंट एम्प्लॉय ले रहे हैं, जो वर्किंग आवर, मतलब कि अपना सेंट्रल का जो वर्किंग आवर है उसके हिसाब से आएंगे, सैटरडे संडे के साथ में, ऑफ के साथ में, मंडे टू फ्राइडे, और अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सैटरडे संडे बुलाया जाएगा तो आगे उनको ऑफ मिला जाएगा। मतलब कि सेंट्रल जो लेबर लॉ है उसके हिसाब से वो लोग आएंगे और उसके हिसाब से वो अपनी नौकरी करेंगे। तो इसके अंदर आप देखो इसमें क्या क्या है, आपका एलडीसी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। अगर एलडीसी की बात करें अपन, तो एलडीसी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी, मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है, जो भी अपने भारत में जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है उनसे। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ये क्या है, ड्राइवर की है इसके अंदर आपको। तो इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से आवश्यक योग्यता हो समकक्ष उत्तीर्ण। हल्के और भारी वाहनों के लिए सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास में क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का अनुभव मांगा है आपसे। क्या मांगा है, 2 साल का इसके अंदर आपको अनुभव मांगा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप आवेदन यहां से भेजोगे, आवेदन के बाद में आपके आवेदन की जांच होगी कि आपने जो आवेदन किया है, आपकी उम्र वगैरह जो भी है, आप वैलिड हो। आपके आवेदन की जांच के बाद में आपसे एक लिखित परीक्षा के लिए एक कॉल लेटर भेजा जाएगा, आप लिखित परीक्षा दोगे वहां पे। उसके बाद में लिखित परीक्षा देना अनिवार्य है, अगर आप वो नहीं दोगे तो आप इसमें पास नहीं होगे। उसके बाद में एक शॉर्ट लिस्ट जारी होगी, जो यहां से पास होगे उसको क्या बुलाया जाएगा, उसको आगे इंटरव्यू के लिए और आगे बुलाया जाएगा। इसके अंदर आपको होने वाला क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है, एलडीसी हिंदी, और हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्या क्या आएगा, सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी भाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, और संख्यात्मक योग्यता और सामान्य जागरूकता, ये वह क्वेश्चन आएंगे। और ये कितने आएंगे वो आपको थोड़ी देर में आगे बताएंगे, इसमें कौन से क्वेश्चन कितने आएंगे। ये देखिए, अब इसके आगे के पदों के बारे में चलते हैं, इसमें क्या क्या और जानकारी दी गई, आपसे क्या क्या और मांगा गया है। तो इसमें सबके लिए अलग अलग है, एक सर्विसमैन के लिए अलग इसमें बात बोली गई है। तो शैक्षणिक योग्यता, आयु और तकनीकी योग्यता, दिव्यांगजन, अनुभव प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर आप जिस कैटेगरी से जा रहे हो उस कैटेगरी का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। तकनीकी योग्यता, आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आयु का प्रमाण पत्र आपके 10th की मार्कशीट से होगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपकी 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, दिव्यांग हो तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। सभी दस्तावेज आवेदन के साथ स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब आपका खुद का साइन होना चाहिए। जो भी आप इसके साथ में भेजोगे बाई पोस्ट, पोस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए, नीचे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और सारे प्रमाण पत्र जिस कैटेगरी से भेजोगे उसके सारे प्रमाण पत्र आपके पास में
होना चाहिए। उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा है, अगर आप ओबीसी से हो और आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आप ओबीसी का फायदा नहीं उठा सकते, फिर सीधा आप जनरल कैटेगरी में जाओगे, इसमें क्रीमी लेयर वाले जनरल कैटेगरी में ले जाओगे। उसके बाद में दे रखा है, पूर्व सैनिक एक सर्विसमैन द्वारा आवेदन के साथ सर्व प्रमाणित डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी जमा कराना अनिवार्य है। मतलब जो डिस्चार्ज बुक मिलती है एक सर्विसमैन को जो नौकरी के बाद में, उसका सर्व प्रमाणित डिस्चार्ज बुक वो आपके पास में, उसकी एक फोटोकॉपी आपको वहां पे जमा करानी है, मतलब उसके साथ में जाएगी। आगे की तरफ चलते हैं अपन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2026 और 27 का लेटेस्ट वाला आवेदन की अंतिम तिथि के बंद होने वाले वित्तीय वर्ष के आधार पर जारी हो। अब इसको समझो, तो आपसे आगे क्या बोल रहा है, सीएमटीडी पद के लिए प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसे होगा? सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। संख्यात्मक योग्यता मतलब संख्या से संबंधित क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता मतलब कि थोड़े बहुत जनरल के क्वेश्चन होंगे, और ट्रेड और पद से संबंधित प्रश्न। ट्रेड और पद से मतलब जिस ट्रेड से आप संबंधित फॉर्म भर रहे हो उस ट्रेड से संबंधित, जैसे कि आपका मान लो ट्रेड का मतलब ये होता है जैसे कि आप वाटरमैन हो, आप सफाई कर्मी हो, आप कुछ भी पद के में भर रहे हो उस पद से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रिका की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको दोनों भाषा में ये मिलने वाला है पेपर आपको। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और श्रेणी के आधार पर आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट कर जहां लागू हो स्किल, फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि आपको आगे क्या बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस ट्रेड के लिए आया हो वो ट्रेड का टेस्ट करने के लिए आपका, कि अगर ड्राइवर के लिए आया हो तो ड्राइविंग करवा के चेक करने के लिए। फिजिकल के लिए नॉर्मल आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा मतलब स्किल टेस्ट होगा आपका, बस इसके लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करके, ठीक है। आपको मूल्यांकन प्रणाली क्या होगी, निम्नानुसार होगी। लिखित परीक्षा 100% भरांक मतलब 100% अंकों की लिखित परीक्षा होगी। स्किल, प्रैक्टिकल, फिजिकल और टेस्ट केवल योग्यता आधारित, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये पास करना ही है, इसमें इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, सारे के सारे नंबर आपके लिखित परीक्षा से संबंधित है, नीचे वाली के आपके कोई नंबर नहीं ऐड होंगे वहां पे। आगे की तरफ आपको दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ संलग्न मूल प्रमाण पत्रों की प्रति और की स्वयं सत्यापित प्रति साथ लाना अनिवार्य है। मतलब कि मूल प्रमाण पत्र मतलब आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके अगर आपको बुला दिया जाता है तो आपके पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास में, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है और उनके स्वयं सत्यापित प्रति साथ लानी है, मतलब एक फोटोकॉपी लानी है जिसपे सेल्फ अटेस्टेड हो, ठीक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी, मतलब 1 जून लास्ट डेट है इसकी, आपकी इसकी लास्ट डेट क्या है, 1 जून है, मतलब 1 जून तक आपका जो फॉर्म है वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। आपको देखिए 2 पासपोर्ट आकार की फोटो आवेदन के साथ में, उसके ऊपर आपको 2 पासपोर्ट आकार की फोटो आपको चिपका के भेजनी है। इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व प्राप्त और अंतिम तिथि के पश्चात अगर कोई आपको मतलब वहां पे डाक में कोई आवेदन करते हो या आवेदन वहां से भेजते हो तो उनकी गवर्नमेंट की कोई एयरफोर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, देरी के लिए आप खुद जिम्मेदार हो गए। आयु सीमा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की पूर्व जांच संबंधित इकाई द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाने से पूर्व की जाएगी। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की जो जांच है वो लगभग पहले ही हो जाएगी आपका टेस्ट होने से पहले। उसके बाद में परीक्षा के अंदर कौशल परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा की जानकारी नियत समय पर संबंधित उम्मीदवारों को दी जाएगी। परीक्षा के अंदर आवेदन भेजे गए स्थान से भिन्न हो सकता है, यह केवल प्रशासनिक सुविधा हेतु किया जाता है। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाला कोई टीए नहीं दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार संपूर्ण भारत सेवा दायित्व ऑल इंडिया
सर्विस लायबिलिटी के अधीन होंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं, केवल न्यूनतम चयन मापदंडों को पूरा कर लेना किसी उम्मीदवार की परीक्षा या कौशल परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने का स्वतः अधिकार नहीं देता है। मतलब आप ये बोलो सब कुछ मेरा तो सही था, उसके बाद में मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां के जो एओसी है या फिर वहां का जो सुप्रीम कमांडर है उसके पास में पूरा अधिकार है कि आपको बिना किसी आपको रीजन बताए हुए आपका फॉर्म रिजेक्ट करने का उसको पूरा अधिकार है। उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्रों, ठीक है, ये अनिवार्य है। सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार स्वयं यह निर्णय लेंगे कि वह किस श्रेणी के लिए परीक्षा देना चाहते हैं। यदि एक से अधिक श्रेणी के लिए आवेदन किया है तो परीक्षा की तिथि एक ही है तो कोई अलग परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। मतलब अगर आप ये बोलो कि मेरे को तो ड्राइवर की भी देनी है और कलर की भी देनी है तो ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बार ही देगी, क्योंकि दोनों जो एग्जाम होगी जो वो एक साथ ही होगी। इसमें सभी पोस्टों के लिए क्या होगी, एक साथ एग्जाम होगी। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको क्लर्क में जाना है या आपको ड्राइवर में जाना है। जो भी फाइनल रहेगा वो पहले ही बैठ जाना आप। तो उसी हिसाब से आप अगर 2 फॉर्म भरते हो लेकिन आपको एग्जाम वहां पे एक ही दे पाओगे तो वहां पे आप फाइनल डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से वाले एग्जाम में आपको बैठना है। ठीक है, ये इसका लास्ट है। आपको अंग्रेजी वाला मैं आपको दे दूंगा, इसमें जो फॉर्म है वो दे दूंगा, आप इसका डायरेक्ट प्रिंट निकल लेना आपके आसपास में जो भी मित्र है या कोई भी फोटोकॉपी मशीन है वहां से। फिर वहां पे क्या करना है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है उसके ऊपर और सेल्फ अटेस्टेड मतलब शुद्ध गुद्ध का साइन होना चाहिए। मैं बता दूंगा कहाँ साइन करना है आपको। और लिफाफे के 10 रुपए का स्टाम्प चिपकाना। मतलब आप ये बोलो कि मैं स्पीड पोस्ट नहीं, स्पीड पोस्ट नहीं होगा, ये नॉर्मल डाक से जाएगा, स्पीड पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, जो एड्रेस है वो हिंदी में भी टाइप कर सकते हो और अंग्रेजी में भी। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो अंग्रेजी में, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा वर्ड्स थोड़ा सा स्पष्ट आते हैं, कोई भी त्रुटि होने का डर कम रहता है। तो आप इंग्लिश में ही रखना इसको, मैं बता दूंगा कैसे क्या बनना है। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन यहीं पे खत्म होता है। ये इसमें चीजें थी। आप अगर एलिजिबिलिट हो तो इसको कल ही भर देना, मैं आज इसका पूरा बता दूंगा। तो इसको आज शाम तक यहाँ से पोस्ट करवा देना। ठीक है, तो 5 दिन में 4 दिन में ये पहुंच जाएगा, दूर नहीं है ज्यादा। तो 4 दिन के अंदर आप आराम से, अभी बहुत काफी टाइम है इसके अंदर, जल्दी से इसका फायदा उठा लो।